आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, सबसे पहले जो है हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों वर्ड है क्या। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, जिसमें होता क्या है, जब हम अपने राष्ट्र के प्रति या अपने नेशन, अपने देश के प्रति जो है बहुत ही डिवोटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, लॉयल होते हैं, उसके प्रति ईमानदार होते हैं, तो इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो हमें अपने देश तक ही सीमित रखती है कि भाई हम अपने कंट्री के प्रति जो है वो बहुत लॉयल हैं, बहुत डिवोटेड हैं, अपने कंट्री की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ये नेशनलिज्म की फीलिंग कही जाती है। दूसरी तरफ हमारा है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में होता क्या है, जब हमारी जो नेशन को लेके जो हमारी फीलिंग होती है, जब वो बढ़ने लगती है, किस टाइप से बढ़ने लगती है कि हमें ये फील होने लगता है कि हमारा ही नेशन जो है वो एज अ सुप्रीम नेशन है। हम अपने नेशन को एक सुप्रीम नेशन के तौर पे देखने लगते हैं, और जो बाकी के आसपास वाले जो एरिया होते हैं कोशिश ये करते हैं कि उन नेशंस को भी हम एक्वायर कर लें, उनको भी अपने कंट्रोल में कर लें। जब हमारी इस तरीके की जो फीलिंग बढ़ने लगती है, यानी कहीं ना कहीं हम जो आसपास का जो एरिया होता है उसको भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं और उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसको कहा जाता है इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। कहीं ना कहीं ये होता क्या है, इसमें हम ये इस तरीके का दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो नेशन है वो सुप्रीम नेशन है, ठीक है, हमारा राष्ट्र जो है वही सब कुछ है और बाकी जो है वो सब हमसे छोटे हैं, या वो बाकी जो है वो हमारे गुलाम है। इस तरीके की जो फीलिंग क्रिएट होती है तो वो इम्पीरियलिज्म होता है, साम्राज्यवाद होता है। ऐसे ही राष्ट्रवाद में क्या, राष्ट्रवाद में सिर्फ हम अपने देश तक ही सीमित रहते हैं कि हम अपने देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने कंट्री के प्रति जो है हम बहुत ही लॉयल हैं, डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। इसमें हमें किसी दूसरे आसपास के जो कंट्रीज होते हैं उनके लिए कोई इस तरीके की फीलिंग नहीं होती है कि भाई उनको अपने अंडर कंट्रोल करना है या उनके ऊपर कब्जा करना है, इस तरीके की कोई फीलिंग क्रिएट नहीं होती है। तो ये है नेशनलिज्म, और जहाँ पर हम अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं, आसपास के कंट्रीज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंपीरियलिज्म होता है, साम्राज्यवाद होता है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बाल्कन रीजन है, वो बाल्कन रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण ही क्या था, बाल्कन रीजन। तो अब ये देखते हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है वो बाल्कन रीजन से कैसे रिलेट करता है। अब बाल्कन रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको हम देखेंगे कि ये जो दोनों वर्ड हैं इनका रिलेशन बाल्कन रीजन से क्या है। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म हम समझ ही चुके हैं क्या है। इंपीरियलिज्म जिसमें जो भी एम्पायर होता है वो क्या करता है, अपने टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बाल्कन रीजन है कहाँ पर। बाल्कन रीजन को देखना जरूरी है कि वो हमारे वर्ल्ड में कहाँ पर है। बाल्कन जो है वो यूरोप का एरिया है। इसमें बाल्कन सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसमें कलेक्शन ऑफ कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कई सारी कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज को सबको मिलाकर यहाँ पर हम बाल्कन रीजन कह रहे हैं। तो इसमें जो है कई सारी कंट्रीज हैं, वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। आप लोग चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोलकर उसमें देख सकते हैं, जो बाल्कन वाला रीजन दिया हुआ है उसमें सेकंड पैरे में ही सारी कंट्रीज लिखी हुई हैं। चाहो तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। इसमें कंट्रीज है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीक है, मैसेडोनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मॉन्टेग्नो है। ये इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज को मिलाकर बनता है हमारा बाल्कन रीजन, ठीक है। तो इसके बाद इसको ये समझ लेते हैं कि इथनिक वेरिएशंस बाल्कन रीजन में ही, जब इतनी सारी कंट्रीज हैं तो इथनिक वेरिएशंस तो होनी ही होनी है। इथनिक वेरिएशंस यानी जातीय के आधार पर जो वेरिएशंस वहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जियोग्राफिकल वेरिएशंस भी हैं। जियोग्राफिकल वेरिएशंस क्या है, एक तो ये जो एरिया है वो 3 साइड से जो है ओशियन से कवर्ड है। मैप में आप देख सकते हैं ये जो 3 साइड से ओशियन से कवर अप है, ठीक है। तो जो ओशियन से 3 साइड से कवर अप है एरिया, तो इतना हम समझ ही सकते हैं कि वो जो है किस तरीके से ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, क्योंकि जो हमारे सीज होते हैं, सी रूट के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए बाल्कन रीजन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इतना हमने समझ लिया, इसका जोग्राफिकल फीचर भी हमने देख लिया और इथनिक वेरिएशंस भी देख ली, किस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी कई सारी कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज को मिलाकर बना है हमारा बाल्कन रीजन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बाल्कन रीजन हमारा है इसमें जो लोग रहते हैं इनको क्या कहते हैं। वेरी शॉर्ट में ये आ जाता है 1 नंबर में कि इनहेबिटेंट्स वर नोन एज स्लाव्स। जो लोग ये यहाँ पर इसमें रहते हैं
बाल्कन रीजन में रहते हैं उनको हम कहते हैं स्लाव, SLAVES, स्लाव्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बाल्कन रीजन में जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं स्लाव्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। इतनिक वेरिएशंस हमने देख ली, किस तरीके से कई सारे कंट्रीज यहाँ पर रहते हैं। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हमने देख ली, मैप में दिखा दिया आपको किस तरीके से कवर्ड है ये 3 साइड से, ओशियन से। और इसके अलावा जो इसमें रहते हैं उनको हम कहते हैं स्लाव। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट कंप्लीट किए हैं, इतनिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल वेरिएशंस और इनहैबिटेंट्स को बोलते हैं स्लाव्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि ओटोमन एम्पायर कहाँ से आ गया बीच में। ना आप लोग कहेंगे आपने तो बताया नहीं कुछ ओटोमन एम्पायर के बारे में, हमने ये बीच में ओटोमन एम्पायर कहाँ से आ गया। तो ये समझते हैं पहले कि 1871 का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर क्या था। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बाल्कन रीजन थे वो बिल्कुल फ्री थे। तो ओटोमन एम्पायर जो है इस टाइम पर सुप्रीम पावर में था। उसने क्या किया, धीरे धीरे करके जो है जितना हमारा बाल्कन रीजन था उस पूरे को अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर जो बाल्कन रीजन है वो किसके कंट्रोल में हो गया, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हो गया। अब ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होने के बाद जो है यहाँ बाल्कन रीजन में जितने भी कंट्रीज थे उन सबकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर कहेंगे वही होगा यहाँ पर। तो वही दिया है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे करके जो है, थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने देखा है। चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर में यही सारे हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं कि नेशन स्टेट, यूनिफिकेशन, कई सारे पढ़कर आए हैं। तो वो आपस में कनेक्ट करो ज़रा। यूनिफिकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर क्रिएट हो रही है। ठीक है, आसपास जो भी स्टेट्स हैं, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं और अपने आप को यूनिफाई कर रहे हैं और पूरा एक कंट्री जो है वो बन रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, धीरे धीरे करके ये जो न्यूज़ है नेशन स्टेट की, यूनिफिकेशन की, बाल्कन रीजन में जो लोग रहते हैं उनके पास तक भी आती है कि हमारे आसपास का जो एरिया है, आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो सब यूनिफाइड हो रही हैं, सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही है, उन सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी बन रही है। तो सेकंड वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो है उसकी पकड़ कैसे बाल्कन रीजन पर जो है वो कमज़ोर होने लगती है। उसका जो रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म जो है यहाँ पर क्रिएट होने लगती है लोगों के अंदर। तो ये जो रोमांटिसिज्म यानी कल्चर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भाई सबका कल्चर जो है यहाँ पर एक ही है, उसके सपोर्ट से जो यहाँ के लोग हैं वो सब अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जो है ओटोमन के अधीन अब नहीं रहना है। ओटोमन साम्राज्य जो है उसका कंट्रोल अपने ऊपर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 1871 का, 1871 के टाइम पीरियड से जो है ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओटोमन एम्पायर जो है वो उसकी पकड़ बाल्कन रीजन के ऊपर जो है वो कमज़ोर होने लगती है। कई बार वो कोशिश भी करता है ओटोमन एम्पायर, मॉडर्नाइजेशन की कोशिश करता है। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, मॉडर्नाइजेशन की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि वो उसमें जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। और अगला पॉइंट हमारा है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का मतलब होता है गुलामी, किसी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेना। ओटोमन एम्पायर की पावर कमज़ोर होने के बाद जो है अब बाल्कन रीजन फ्री हो गया है। तो फ्री होने के बाद जो बाहर वाली जो पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जर्मनी है, ये सारी जो पावर है, अब ये लोग चाहते हैं कि जो बाल्कन रीजन है उस रीजन के ऊपर इनका कंट्रोल हो जाए। तो एक तरीके से ये हमारा सब्जुगेशन में पॉइंट आएगा कि जो जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मेन पावर्स हैं, वो ये चाहती हैं कि बाल्कन रीजन जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, जिससे कि उनको जो है कहीं ना कहीं ट्रेड में बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जेलसी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो बाल्कन रीजन के अंदर के जो स्टेट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे से जेलसी कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि सभी चाह रहे हैं यहाँ पर अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। पहले हम नेशनलिज्म पढ़ रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म क्या है, देखो जब हम सब मिलकर एक साथ किसी एक पावर को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो वो नेशनलिज्म है। यानी बाल्कन रीजन में जितने भी कंट्री थे उन सब ने जो है कल्चर को अपना बेस बनाकर और सब एक साथ मिलकर जो है सब ने ओटोमन एम्पायर को वहाँ से हटाया। तो वो नेशनलिज्म था, उन सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, धीरे धीरे जो है बाल्कन रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्री आपस में ही एक दूसरे की टेरिटरी को जो है कब्जे में करना चाहती हैं, अपने एरिया को बढ़ाना चाहती हैं। तो ये जो है ये इम्पीरियलिज्म है, ये साम्राज्यवाद है। जब हम अपने कंट्री के अलावा जो है दूसरे कंट्रीज़ को भी अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं, तो वो होता है
इम्पीरियलिज्म। तो वही सिचुएशन अब यहाँ पर हो गई। तो कनेक्ट कर पा रहे होगे नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, किस तरीके से नेशनलिज्म था, अब धीरे धीरे करके जो है वो इम्पीरियलिज्म हो रहा है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल क्या है? क्योंकि भाई देखो, जब आपस में ही जेलसी हो रही है, अगर हम यूनिफाई रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो पावर रहती है। यानी कि कोई बाहर वाला भी नहीं सोचेगा कि इनके ऊपर हम कंट्रोल करें या इनके ऊपर अटैक करें। क्यों? क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा पावर इनके पास होगी। लेकिन जब हम एक ही रीजन में रहते हुए, एक बाल्कन रीजन के अंदर इतने सारे कंट्रीज रह रहे हैं और जो आपस में ही वो लड़ रहे हैं, तो बाहर वाला जो है उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि हम भी इनके ऊपर अटैक कर दें। अटैक कर देंगे, रीजन हमारा हो जाए। एनसीईआरटी के लास्ट वाले पैरे में लिखा भी है, लाइनें लिखी हुई हैं। रशिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ब्रिटेन है, सारे के सारे कंट्री जो है वो सब क्लेम कर रहे हैं बाल्कन रीजन को लेकर। द यूरोपियन पावर्स वर इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड देयर ओन इम्पीरियलिज्म। ये सभी जो पावर्स हैं, आउटर वाली जो पावर है, ये सब बाल्कन रीजन को अपने कंट्रोल में कर अपना इम्पीरियलिज्म, देखो जब कहीं पर भी हम अपने कंट्री के अलावा जब दूसरे कंट्री को एक्वायर करने की सोचने लगते हैं, तो वो इम्पीरियलिज्म है। मैं बार बार इन दो वर्ड्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम यही समझ के इम्पीरियलिज्म क्या है तो आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। Expand their own imperialism, trade, colonies, naval and military powers were some of the major factors which all the European powers were struggling for। यहाँ पर जो भी जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं वो जो स्ट्रगल कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? कुछ मेन फैक्टर्स यहाँ पर हैं जो बाल्कन रीजन के पास है, जैसे ट्रेड है, कॉलोनीज है, नेवल है, मिलिट्री पावर्स हैं, ये सारी की सारी, क्योंकि सभी यहाँ पे चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हों। इसीलिए ये जो कंट्री हैं ये सब बाल्कन रीजन के ऊपर जो है वो अटैक कर रही हैं। They were all very keen on controlling the hold of the other powers and extending their own। सभी यहाँ पर चाह रहे हैं, अब सब यहाँ पर क्या, देखो बाल्कन रीजन के अंदर जो कंट्री हैं वो भी चाह रही है कि भाई हम एक दूसरे को एक्वायर कर लें, और जो बाहर वाली जो पावर है वो भी चाह रही है कि बाल्कन रीजन के अंदर जो कंट्री है वो हमें मिल जाए। तो इस तरीके से ये जो सारी कंट्री हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जो है, कुछ डायरेक्टली हैं, कुछ इनडायरेक्टली हैं, सभी उस वॉर में इंक्लूड हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यही एक रीज़न हमारा है बाल्कन रीजन, जिसकी वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स। बाल्कन रीजन जो है यहाँ पर टेंशन, बाल्कन रीजन ही क्यों है कि यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर रहा है बाल्कन रीजन, ठीक है। रीजन हमारे हैं, तो बाल्कन रीजन में जो है, बाल्कन के जो प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रवादी तनाव, जो राष्ट्रवादी तनाव है, जो नेशनलिस्ट टेंशन है, वो क्यों क्रिएट हुई उनके अंदर, क्यों स्टार्ट हुई। तो उसके ये सारे पॉइंट्स थे, हम लोगों ने पॉइंट्स भी देख लिए, बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।